सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। मित्रों, आज हम लोग मकर लग्न के बारे में बात करेंगे कि मकर लग्न के लिए कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ हैं। सबसे पहले लग्नेश शनि की बात करते हैं। शनि लग्न और दूसरे घर का स्वामी है, तो दूसरे घर का स्वामी जो है वो स्थानांतर का फल करेगा, तो वो लग्न का ही फल मुख्य रूप से शनि करेगा। तो लग्न के स्वामी के रूप में शनि एक पापी ग्रह, नैसर्गिक रूप से एक पापी ग्रह होने के बावजूद चूंकि वो लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों है, इस कारण शनि सबसे अच्छा फल करेगा मकर लग्न के लिए। आयु के लिए, धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए शनि बहुत ही उत्तम ग्रह हो जाता है मकर लग्न के लिए। इसके बाद हम गुरु पे विचार करते हैं। गुरु तीसरा घर और 12वें घर का स्वामी है। 12वें घर का स्वामी के रूप में बृहस्पति जो है वो जो स्थानांतर का फल करेगा, अर्थात तीसरे घर का फल करेगा। तो तीसरा घर जो है त्रिसडाय है, तीसरा, छठा और 11वां घर त्रिसडाय घर है। इस कारण बृहस्पति जो है अशुभ फल करने वाला माना जाता है, पापी माना जाता है मकर लग्न के लिए। लेकिन अगर किसी का पराक्रम से संबंधित काम है, जैसे अगर कोई आर्मी में है, मिलिट्री में है, उन सब के लिए, पॉलिटिक्स में है, नेटवर्किंग का काम है जिनका, तीसरा घर कम्युनिकेशन का भी है, पराक्रम का भी है, अगर उसका स्वामी उच्च का होकर गुरु यहाँ बैठ जाए और नवम दृष्टि से उसको देखे भी, तो दोस्त यार बहुत सारे उसके बन सकते हैं। जिसका काम ही अगर राजनीति में संगठन का काम है, लोगों से जोड़ने का काम है, तो उसकी दृष्टि से तो वो शुभ है। लेकिन विक्रम स्थान कहते हैं, वो साहस का स्थान है, और साहस तभी दिखाना पड़ेगा जब हम मुसीबत में फंसे। तो एक कॉमन पीपल नहीं चाहता कि विवादों में फंसे, खास करके लोकतंत्र में सब लोग युद्ध नहीं है, लिमिटेड लोग ही आर्मी में है, बाद बाकी लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो उसके लिए तीसरा घर बहुत ज़्यादा मेहनत करवा देता है। इस कारण तीसरे घर के स्वामी के रूप में बृहस्पति को अच्छा नहीं मानते। लेकिन किसी का नेटवर्किंग का काम हो, ऑनलाइन काम हो, कम्युनिकेशन का हो, यात्रा वगैरह करने से संबंधित हो, तो बुरा नहीं है बृहस्पति। मंगल केंद्र स्थान का स्वामी है, चतुर्थ भाव का, और 11वें भाव का स्वामी हो जाता है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी, केंद्र का स्वामी पापी ग्रह होने की वजह से अपने पाप प्रभाव को वो न्यून कर देता है, और 11वें घर के स्वामी के रूप में वो त्रिसडाय का स्वामी होकर वो जो है मूल रूप से पापी ही रह जाता है। तो वो आय के लिए, धन के लिए तो अच्छा है, पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, लेकिन वो हेल्थ के लिए बाधक, वो मारक और बाधक दोनों ही ग्रह हो जाता है। इस कारण मंगल जो है वो अशुभ मानते हैं इस कुंडली के लिए। शुक्र पंचम भाव और 10वें भाव का स्वामी हो जाता है। 10वां भाव केंद्र स्थान है, तो केंद्र स्थान का स्वामी शुभ ग्रह अगर हो जाए तो वो अपने शुभत्व का परित्याग कर देता है या न्यून कर देता है, ऐसे कहें, तटस्थ हो जाता है। तो उसकी दूसरी राशि जो है वो त्रिकोण स्थान में पड़ी हुई है, वृषभ राशि। तो वृषभ तो मूल रूप से वो त्रिकोण का मतलब शुभ फल ही करेगा। तो कर्क लगन के लिए शुक्र एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी हो जाने के कारण सबसे सुफल करने वाला हो जाता है। शनि के बाद अगर सबसे कोई योग कारक प्लैनेट है तो वो शुक्र है। पंचम भाव विद्या स्थान है, हायर एजुकेशन वगैरह, पढ़ाई वगैरह से प्रोफेशन वगैरह का संबंध हो सकता है। अगर ये स्ट्रांग है तो संतान के लिए, प्रोफेशन के लिए, धन के लिए, पद के लिए, मंत्रणा स्थान है, मंत्री पद के लिए ये शुक्र काफी शुभ हो जाता है 10वें और 5वें का स्वामी होने के कारण। इसके बाद बुध जो है वो छठे घर और 9वें भाव का स्वामी हो जाता है। तो छठा घर त्रिसडाय है, त्रिसडाय के रूप में ये पापी असर है, लेकिन उसकी मूल त्रिकोण राशि जो है 9वें भाव में पड़ती है। इस कारण वो मूल रूप से शुभ प्रभाव ही देता है। भाग्य का, पिता का, दैवी कृपा के लिए बुध बहुत ही अच्छा है। मूल रूप से बुध, शुक्र और शनि जो है सबसे शुभ ग्रह हो जाते हैं इस लगन के लिए। चंद्रमा जो है वो 7वें भाव का स्वामी है। शुभ ग्रह जो है केंद्र का स्वामी होने की वजह से अपने शुभत्व का परित्याग कर देंगे। तो चंद्रमा जो है वो अशुभ प्रभाव जो है वो दे सकता है। मार्केस तो है ही, अगर वो पापी प्रभाव में हुआ तो विवाह के लिए भी अच्छा नहीं है, और मारक तो ये है ही। सूर्य जो है 8वें भाव का स्वामी, अष्टमेश का दोस्त नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन अगर सूर्य पापी प्रभाव में है, मंगल केतु वगैरह, तो सूर्य जो है आयु वगैरह के लिए अच्छा नहीं है, अपमान वगैरह का भी कारक सूर्य जो है वो बन सकता है। बुध बात कर ली हम लोगों ने, शुक्र बात कर ली, मंगल हो गया, गुरु भी हो गया। थोड़ी सी कुछ बातें और समझ लें। मकर लग्न के लिए अगर स्त्री जाति का है तो उसका चंद्रमा पर अगर पापी प्रभाव है और 7वें भाव का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा पापी प्रभाव में हो, तो थोड़ा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हस्बैंड हो सकता है। कॉमन पीपल, दूसरे लोग तो नहीं जानेंगे, दूसरे लोगों के नज़र में तो हो सकता है महान हो,
लेकिन वो पत्नी समझ सकती है कि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, कब गुस्सा हो जाएगा, कब प्यार करने लग जाएगा, कब मूड खराब हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा, और आजकल चूँकि मेल डोमिनेटिंग समाज अब उतना रहा नहीं, धीरे धीरे अब बराबरी के संबंध है, तो अब पुरुष को भी ऐसी पत्नी मिल सकती है जो डिस्टर्ब हो। दुनिया की नज़र में तो अच्छे हैं, लेकिन वो बिल्कुल डिस्टर्ब, स्पेशली अगर चंद्रमा नीच का हो जाए तो दबंग भी हो जाएगा पति या पत्नी जो है, और परेशान भी करेगा वो, ये भी ठीक नहीं है। और खुद का अगर नीच का है तो खुद का भी दिमाग खराब है। और बुध जो है, इसको थोड़ा सा समझ लें। बुध और गुरु, इनकी दोनों राशियां द्वि स्वभाव राशियां हैं। ये बुध के दोनों के लग्न के लिए गुरु जो है वो केंद्राधिपति दोष हो जाता है, और गुरु के लग्न के लिए बुध का केंद्राधिपति दोष हो जाता है। लेकिन कर्क और मकर में ये डिफरेंस है कि मकर लग्न के लिए भी बुध छठे और नवम भाव का स्वामी हो जाता है। उसी प्रकार जैसे कर्क लग्न के लिए बुध छठे और नवम, कर्क से अगर काउंट करेंगे छठे और नवम का स्वामी हो जाता है। लेकिन मकर लग्न के लिए बुध जो है उसकी मूल त्रिकोण राशि नवम में पड़ती है, छठे में सामान्य राशि पड़ती है। इस कारण बुध ज़्यादा शुभ प्रभाव देता है कर्क के बृहस्पति की तुलना में, क्योंकि कर्क का जो बृहस्पति है उसकी छठे में मूल त्रिकोण राशि पड़ जाती है, नवम में केवल स्वराशि पड़ती है। ये जरा सा, अगर हम जरा सा ब्यूटी अगर देखें तभी हम जो है ग्रहों को अच्छे से समझ सकते हैं। ग्रहों की अगर इस ब्यूटी को नहीं समझ पाए, हर लगन की क्या ब्यूटी है उसको तभी हम समझ सकते हैं। अगर इस तरीके से अलग अलग स्पेशल देखें तभी हम उसको पकड़ सकते हैं, तभी हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग कुंभ लग्न को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम।